बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक दफ़ा फिर पंजाब प्रोसिक्यूशन की टीम अडयाला जेल पहुँच चुकी है, लेकिन मामला किस तरफ जाएगा, क्या हो सकता है, और ये पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों करवाना चाहती है पंजाब की हुकूमत, इमरान खान का प्रोसिक्यूशन जो पंजाब की है, इस पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने एक गैर मामूली एक कदम उठाया है। नैब ने अपनी जो लीगल टीम है वो तश्कील दे दी है। गैर मामूली मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे कबल हम देखते रहे हैं कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स तैनात होते रहे हैं, लेकिन अब 5 रुकनी वो टीम तश्कील दी गई है जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर के केसेस में टीम मौजूद थी, फिर उनको सजाएं हुई थी। इस सारे तनाजुर पे बात करेंगे। 5 जून को इमरान खान का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर है, वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ बढ़ सकता है, और ट्रांसफर जजेस का जो मामला है, ट्रांसफर जजेस का जो केस है, उस केस पे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 जनवरी को सजा हुई थी, जिसके खिलाफ सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी दायर हुई और अपीलें भी दायर हुई। बहुत डिले हो चुका, तकरीबन 5 माह से जायद अरसा होने को है, और इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें किसी लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंची। लेकिन अब मामला ये आया है कि 5 जून को इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर है, उसके हवाले से पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि ये मुमकिना तौर पर हो सकता है कि नैब 5 जून को आकर अदालत के सामने ये कहे कि हम इसमें प्रोसिक्यूटर्स तैनात करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें कुछ वक्त दिया जाए, और अदालत वक्त दे दे और मामला ईद के बाद तक लटक जाए। लेकिन अब ये हर्डल खत्म हो चुकी है, क्योंकि नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर आज 2 जून है, 5 जून मतलब 3 रोज पहले एक जो है वो बड़ी भारी भरकम जो लीगल टीम है वो तश्कील दे दी गई है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है सरदार मुजफ्फर अब्बासी इसको जो है वो हेड करेंगे। इसमें जो है वो इरफान बोला शामिल होंगे, राफे महमूद शामिल होंगे, और जो है वो 2 और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है इस नैब की लीगल टीम का हिस्सा होंगे। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 जून को अब नैब ये नहीं कहेगा कि हम लीगल टीम हमने तश्कील देनी है, बल्कि 5 जून को अब 190 मिलियन पाउंड केस में दलाइल होंगे, और दलाइल मुकम्मल होने पर कुछ फैसला भी आ सकता है। अगर तो नैब की जानिब से या इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से जो दलाइल होने हैं वो तवील दलाइल हुए और अदालत ने तवील बैठी और बैठकर अदालत ने फैसला किया, तो मुमकिन तौर पर कुछ ना कुछ फैसला भी आ सकता है। लेकिन आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि इमरान खान जो है वो उनकी रिहाई के हवाले से ये मामला है कि 8 उनके लाहौर के केसेस 16 जून को सुने जाने हैं। जहां तक बात है बुशरा बीबी की, तो 5 जून को अगर बुशरा बीबी को इस केस में सजा मुअत्तल होकर जमानत हो जाती है और अदालत उनको रिहा करने का ऑर्डर करती है, तो बुशरा बीबी मुमकिन तौर पर रिहा हो सकती हैं। लेकिन इसमें मामला फिर वही है कि कानून और आइन पर अमल दरामद के मामलात बड़े ढीले पड़े हुए हैं। उन पर जो वो हमें कानून और आइन की अमलदारी नजर नहीं आती। तो इस तनाजुर में आप फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई पेंडिंग केस जो है वो उसमें गिरफ्तारी डाल दी जाए, कोई नया केस जो है उस पर गिरफ्तारी डाल दी जाए और उनको रिहा ना होने दिया जाए। वगरना जितने केसेस अभी तक जो है वो मौजूद हैं, उनमें बुशरा बीबी अगर 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी सजा मुअत्तल होकर जमानत पर रिहाई हो जाती है, तो मुमकिन तौर पर वो 5 जून को रिहा भी हो सकती हैं। लेकिन इमरान खान की जानिब से बड़ी सख्त स्टेटमेंट, सब बड़े सख्त बयानात जो है वो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने जो मुल्क भर में एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया है और ये कहा है कि वो इस हवाले से तहरीक चलाएंगे और वो खुद लीड करेंगे, खुद इसकी प्लानिंग देंगे। इस हवाले से वो गाहे बगाहे अपनी पार्टी को डायरेक्शंस जो है वो देंगे, ये कहा है इमरान खान साहब ने। तो इस बयान के बाद, सख्त बयान के बाद, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसका मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, बल्कि मुल्क भर में
ये तहरीक होगी और हुकूमत पर प्रेशराइज करने का फैसला किया है। पिछली बार बुशरा बीबी जब रिहा हुई थी तो रिहा होने के बाद जो 24 नवंबर का एहतजाज का प्लान बना था, जो है वो आखिरी और बड़ा फैसला जो है वो करार दिया जा रहा था, उसमें भी बुशरा बीबी कहीं ना कहीं शामिल थी। बुशरा बीबी जो है वो पेशावर से उस काफिले के साथ आई थी, फिर जो है वो चाइना चौक तक वो मौजूद थी। फिर जो हुआ आपको पता है कि क्या हुआ, कैसे उस सारे मजमे को डिस्पर्स किया गया, उसमें लोग मारे गए, लोग जख्मी हुए, बहुत कुछ हुआ। बुशरा बीबी वहां से चली गई थी और उसके बाद 17 जनवरी को उनको सजा हुई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब की बार ये देखना है कि क्या बुशरा बीबी की जमानत 5 जून को मंजूर होती है। अगर मंजूर होती है तो क्या वो रिहा होगी, और अगर वो रिहा होगी तो क्या बुशरा बीबी एक दफा फिर एक नई तहरीक जो है वो शुरू करेंगी, नई तहरीक में जो है वो कारकुनान को मुतहरिक करेंगी। गुज़श्ता जब हम देखते हैं कि 24 नवंबर से पहले बुशरा बीबी जब जेल से बाहर आई थी तो पेशावर में एक ऑडियो जो है वो लीक हुई थी, जिसमें बुशरा बीबी वहां पे जो कारकुनान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तहरीक और स्ट्रगल और कोशिश शुरू करने के हवाले से तरगीब दे रही थी। और उसके बाद पहले ये खबरें थी कि वो 24 नवंबर के एहतजाज में नहीं आएगी, लेकिन बाद में वो एहतजाज में आई और वो एहतजाज में रही। तो अब मामला जो है वो देखना है कि 5 जून को सूरत हाल किस तरफ जाती है और क्या सूरत हाल जो है वो जन्म लेती है। इसके हवाले से जो है वो हम आपको आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अडयाला जेल में पॉलीग्राफिक टेस्ट प्रोसिक्यूशन पंजाब की एक दफा फिर कराने पहुंची हुई है। हम जब बात कर रहे हैं तो 3 बजे हैं और अभी तक प्रोसिक्यूशन की टीम जो है वो 3 बजे, दिन 3 बजे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि वो बाहर आ चुके हों, लेकिन वो पहुंची हुई है। भारी भरकम एक 12 रुकनी टीम पहुंची हुई है पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने। और पॉलीग्राफिक टेस्ट वो करवाना चाहते हैं 9 मई के केसेस में। और 9 मई के केसेस में डेफिनेटली ये कहा जाता है कि सच और झूठ का एक असेसमेंट जो है वो लेती है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट की वो टीम। इमरान खान पहले 2 से 3 दफा पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं, अब दोबारा पहुंचे हैं। दोबारा एटीसी कोर्ट लाहौर का ऑर्डर था, दोबारा टीम पहुंची है यहाँ पे। और लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो जमानत का मामला है वो भी इस पॉलीग्राफिक टेस्ट से जोड़ा गया है। इस वजह से वो जमानत का मामला भी डिले में है और वो 16 जून तक डिले हो चुका है। अब देखना यह है कि इस मामले में अब क्या होगा। लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से एक बड़ी ही मुफीद, बड़ी ही अहम और बड़ी ही गैर मामूली एक जो है वो मालूमात मैं आपके सामने शेयर करता हूं। एक जज हैं, उनसे जो है वो मेरी बात हुई, उनके सामने मैंने रखा ये मामला कि ये जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है, जब आप ट्रायल करते हैं तो क्या ट्रायल करते हुए पॉलीग्राफिक टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, और क्या जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं इनमें आप पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाते हैं। 2 सवाल थे मेरे। और कितने केसेस में आपको ये पॉलीग्राफिक टेस्ट आया, पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट आई और उस पर आपने रिलाय किया और जो है वो उसको एक वैल्यू दी कि जो एक बतौर एविडेंस जो है वो पेश हो सकता है। तो उनकी जानिब से ये कहना था कि 2 दिहाइयों से जायद, मतलब 20 साल से जायद बतौर जज वो काम कर रहे हैं। आज तक उन्होंने कहा कि जो पुलिस की जो फाइल होती है उसमें मुझे पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट नजर नहीं आई। और उन्होंने कहा कि अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट आए भी तो वो उसकी कोई जो है वो एक शवाहिद के तौर पर, सबूत के तौर पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसकी बुनियाद पर यह तयन नहीं हो सकता कि फलां बंदा मुल्ज़म है या फलां बंदा मुल्ज़म नहीं है, वो गिल्टी है या इनोसेंट है। इसका तयन इसकी बुनियाद पर नहीं हो सकता कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो उसमें आया। और उसमें मल्टीपल फैक्टर्स उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि उसमें एक वजह तो ये भी है कि एक बंदा जो है वो 70 प्लस उसकी एज है, उसको आपने 2 साल से 1.5 साल से जेल में है, उसका अगर आप टेस्ट करवाएंगे उसकी जब वो कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई उसकी 70 प्लस एज की वजह से एज फैक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल चीजें होती हैं। तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये ठीक है या रिजल्ट ठीक नहीं है। तो इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं
اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہے، ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہیں کہ پولی گرافک ٹیسٹ ایک جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پر اس کو ایک جو ہے وہ ٹھوس شواہد کے طور پر اس کو ٹرائل میں جو ہے وہ کورٹ کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا، یہ جو ہے وہ اس میں طے شدہ اصول ہے۔ تو اس کی بنیاد پر لیکن اس میں پروسیکیوشن جو ہے پنجاب کی 9 مئی کے کیسز میں، جن کے حوالے سے مناظر علی گل لاہور کے انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں ان کو لکھنا پڑا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ کیس لٹکا رہی ہے، پروسیکیوشن جو ہے وہ ریکارڈ پیش نہیں کر رہی، اور ان کو یہ لکھنا پڑا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو کہ پروسیکیوشن اگر ایسا کرے گی تو ہم جو ہے وہ اس کے خلاف تادیبی کارروائی کریں گے، قانونی کارروائی کریں گے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ایک طرف پروسیکیوشن وہاں پہ ریکارڈ پیش نہیں کر رہی 9 مئی کے کیسز میں، اور اس طرف جو ہے وہ تقریباً پچھلے 1.5 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ایک دفعہ آرڈر کیا تھا، اب دوسری دفعہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آرڈر کیا ہے، اور پروسیکیوشن بھی اس میں لگی ہوئی ہے۔ ایک چیز جس کی جو بطور ایویڈنس کوئی ٹرائل کورٹ میں ویلیو نہیں ہے، اس کو کیوں جو ہے وہ اتنا فوکس کیا جا رہا ہے پچھلے 1.5 ماہ سے؟ تو اس جو 1.5 ماہ پولی گرافک ٹیسٹ کے معاملے پر لگا دیا گیا ہے، تو بہتر ہوتا نا کہ یہی ٹائم ٹرائل میں لگاتے، ٹرائل کنکلوڈ کراتے اور ٹرائل میں سزا دلوا دیں۔ اگر جب آپ کہتے ہیں پچھلے 2 سال سے کہتے رہے ہیں کہ پورے ایویڈنس جو ہے وہ موجود تھے، موجود ہیں اور ٹھوس شواہد موجود ہیں، تو سزا کروا دیں۔ آپ کیوں پولی گرافک ٹیسٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں یا جا رہے ہیں؟ اگر پولی گرافک ٹیسٹ کی طرف آپ جائیں گے تو اس سے یہ تاثر جائے گا کہ پروسیکیوشن کے پاس ٹھوس شواہد اس لیول کے نہیں ہے کہ سزا ہو سکے، اس لیے وہ جو ہے وہ پولی گرافک ٹیسٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ٹرانسفر ججز کا کیس، اس کیس میں 3-4 چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سامنے آئیں۔ ایک دعویٰ کیا گیا، جو وکیل ہیں بیرسٹر صلاح الدین، انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ جو ٹرانسفر ججز ہیں وہ اس حوالے سے جو ان کی سہولیات ہے یا اس میں ایکسٹرا جو ملتا ہے ان کو، جو ان کی سیلری سے زائد جو پیسے ملتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو مل رہے ہیں، پرکس جو ہے وہ اس حوالے سے وہ ان کو مل رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن آپ چیک کر سکتے ہیں، مطلب یہ دعویٰ کیا انہوں نے۔ اور پھر عدالت نے کہا کہ یہ تو اٹارنی جنرل اس کا جو ہے وہ تردید کر چکے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اے جی پی آر سے جو ہے پوچھ لیں اگر کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں ہے، آپ بے شک جو ہے وہ چیمبر میں منگوا کے پوچھ لیں۔ تو یہ ان کا بہرحال ایک جو ہے وہ دعویٰ تھا، دعویٰ ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو کامن سینس کی انہوں نے بات کی تھی کہ کامن سینس کہاں پہ پرویل کرتا ہے، یہ انہوں نے کہا کہ جسٹس محمد آصف جو بلوچستان سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ آئے ہیں، تو ایک سوال کیا تھا وہاں پہ عدالت نے کہ ان کا جو کیونکہ جو ایڈیشنل جج ہوتا ہے 20 جنوری کو یہ تعینات ہوئے تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے، تو بطور ایڈیشنل جج 1 سال کے بعد ان کی اسسمنٹ ہوگی، یا تو یہ کنفرم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے بطور جج۔ تو اس میں یہ سوال ہوا تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کے طور پر انہوں نے ایڈیشنل جج حلف لیا تھا، 10 دنوں کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئے، تو 1 سال کے بعد جب اسیسمنٹ لینی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن ہے، کیونکہ ممبران مختلف ہیں، وہ اسیسمنٹ لے گا یا بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز کی جو کمیشن ہے وہ اسیسمنٹ لے گا؟ تو اس میں انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا کہ کامن سینس یہ ہے کہ اسلام آباد کا لے گا، کیونکہ اسلام آباد میں انہوں نے سرو کیا ہے۔ تو اس پر بیرسٹر صلاح الدین نے یہ کہا کہ کامن سینس کی بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک معاملہ ہوتا کہ 11 ماہ بلوچستان ہائی کورٹ میں انہوں نے سرو کیا ہوتا اور 1 ماہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ آتے، تو پھر کامن سینس کیا تھی کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جو ہے وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ اس کی کنفرمیشن ہونے یا نہ ہونے کا اسسمنٹ کا فیصلہ کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر 6 ماہ انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں لگایا ہوتا، 6 ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو پھر کامن سینس کہاں ہوتی؟ تو یہ ایک بڑی ہی عجیب سی صورتحال اور سچویشن جو ہے وہ ٹرانسفر ججز کے کیس میں سامنے آئی ہے۔ اس میں 16 جون کو اب جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں سماعت ہونی ہے، اس میں پتہ چلے گا کہ اس کا فیٹ کیا ہونا ہے، کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، عدلیہ کی آزادی، اس حوالے سے اس کا کافی ایک لنک ہے۔ وہ دیکھنا ہے کہ وہ لنک مضبوط ہوگا یا وہ لنک کمزور ہوگا۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔